इस वर्चुअल लैब के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हमारे सहायक निदेशक बिजलवाण सर, विशेषज्ञ हमारी डॉक्टर अर्चना ओझा और समस्त उत्तराखंड राज्य से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के बारे में कि ये है क्या। इसके बारे में आपसे बातचीत होगी और बातचीत बाद में होगी। पहले हम आपस में जो है, पहले मैं हमारे जो सहायक निदेशक हैं बिजलवाण सर, उनको कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू नीलम मैम। सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों को स्नेह। जैसा कि नीलम मैम ने बताया कि राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आजकल बहुत सारे जो हैं की इश्यूज पर जो है बातचीत चल रही है और हमारे बीच में आज इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आरती मैम हैं। और इस संबंध में थोड़ा सा, चूंकि बच्चों के बीच में हमारा वर्चुअल लैब के माध्यम से कई बार यहाँ से आपसे संवाद हुआ है, बातचीत हुई है और हमें लगता है कि आप सभी को राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट में एनपीईपी कहते हैं, इसका पता भी होगा और आपके द्वारा जो है इसमें प्रतिभाग भी किया जाता है प्रतिवर्ष बहुत सारी एक्टिविटीज में। और उसी के तहत जो है ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से और राज्य स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं। यदि आप जो इस आज की इस वर्चुअल लैब के माध्यम से जुड़े हैं तो मेरा सभी बच्चों से ये आग्रह भी होगा कि कृपया एनपीईपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी प्रतिभागिता से अपने जनपद को ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश को जो है आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कराएं, ये हमारी अपेक्षा है। मैं एससीईआरटी की ओर से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में बहुत सारी गतिविधियां आयोजित होती हैं, जिसमें जो भी बर्निंग टॉपिक होते हैं, जो भी बच्चों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उस पर हम और आप लोग बातचीत करते हैं, चाहे हम जो है वर्चुअल लैब के माध्यम से, चाहे जो है हमारे विद्यालयों में शिक्षक वहां पर बहुत सारी गतिविधियां, पोस्टर है, पेंटिंग है, वाद विवाद या और तरह की गतिविधियां, डांस है, फोक सॉन्ग है, जिसको कि हम स्थानीय जो हमारे जो है बोली भाषा के जो है नृत्य है, उनको भी करवाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने कल या परसों ही जो है एक जो नशा मुक्ति पर जो है आप लोगों ने प्रतिज्ञा भी ली होगी, इस पे आपने बहुत सारी गतिविधियां विद्यालयों में की होंगी। तो जैसे कि बहुत सारी जगहों पर आप अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई जगह आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे अनायास ही, अनजाने में ही और खेल खेल में ही ऐसे नशा युक्त पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जो कि पहले उन्हें ये लगता है कि ये केवल जो है एक तरह से जो है इंजॉयमेंट है या एक तरह से इसमें उन्हें मजा आ रहा है। लेकिन बहुत सारी बात तक जब ये आदत के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो बहुत सारे जीवन जो है इसमें जो है नष्ट हो जाते हैं और मुझे लगता है कि पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत सारी दिक्कतों का सामना ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे जो है हमारे नौनिहालों को करना पड़ता है, जो कि ज्ञान के अभाव में, संवेदनशीलता के अभाव में, या आप और हमारे जो स्वस्थ एक जिसे कहते हैं हम समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी पर आज आप और हम बातचीत करेंगे कि हम कैसे इस नशे के जो मकड़ जाल है, जो नशे का बहुत बड़ा जो है ये जाल बन गया है, इससे हम मुक्त हों, इससे दूर रहें। और यदि जाने अनजाने में कोई हमारे साथी, कोई भी जो इसमें
फंस गए हैं या जो जिनकी आदतें इस तरह से थोड़ी सी इसमें ढल गई हैं, तो उनको कैसे दूर करें, कैसे उन्हें इस नशे की प्रवृत्ति से दूर हटाएं, किस किस तरह के क्या क्या हम पहले से अगर कुछ ऐसे प्रिकॉशन, कुछ ऐसी चीजें अगर पहले से आप और हमको पता होंगी, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, और जो हम कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो युवाओं की है हमारे प्रदेश में है, हमारे देश में है, तो ये जो युवा हैं ये हमारे भारत को बहुत ही आगे ले जाए, बहुत ही जो है जो हम प्रगतिशील हैं, हम जो है प्रगतिशील के साथ साथ हम जो है प्रगति वाहक के रूप में बनेंगे, तभी बन सकते हैं जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम इस तरह की कुछ जो घटनाएं हमारे आसपास, हमारे विद्यालयों के आसपास, हमारे घरों के आसपास अगर घटित होती हैं, तो हमें उनका विरोध ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको समझाने का, साथ में उनके लिए कुछ इस तरह की चीजें करने का हमारा प्रयास होगा कि ताकि सभी पूरे हमारा जो समाज है, चाहे हमारा विद्यालय है, हमारा गांव है, हमारा कस्बा है, जो भी है, वो इससे मुक्त रहे। तो उस पर हम बातचीत करने के लिए आमंत्रित करेंगे अपने जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आरती मैम। साथ में अभी सभी विद्यालयों में हमारी आवाज आ रही होगी। इसके बाद जब मैम का ये आपका जो वक्तव्य है, जिस चीज को चूंकि आप लोग जो हैं सामाजिक रूप से भी और एज ए डॉक्टर के रूप में भी किस किस तरह से हमारे शरीर को उससे हानियां होती हैं, समाज को हानि तो होती ही है, साथ में हमारे शरीर को भी जो हानियां होती हैं उस पर बातचीत करेंगे। और मेरा निवेदन होगा कि कहीं पर किसी भी शिक्षक साथी या कोई भी हमारे छात्र छात्राएं इस पर अगर अपनी बात करना चाहें, कहना चाहें, तो बेझिझक आप हैंड रेज करके कर सकते हैं। और कुछ भी जो भी आपके सुझाव हैं, आपके कोई आइडिया हो कि इसको और बेहतर तरीके से स्वस्थ समाज का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जरूर अपनी जो है सुझाव हम तक भेजेंगे, ताकि हम उनको अपने राज्य स्तर में, अपनी पाठ्य पुस्तकों में, अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जहां भी हो सके उनको हम शामिल अवश्य करेंगे। तो मैं अधिक न कहते हुए डॉक्टर आरती मैम का, हमारी साथी और हमारे सीआरटी के अन्य साथी फिर अपनी अपनी बात रखेंगे, जो कि तो मैं आरती मैम का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे बच्चों से और हमारे शिक्षक साथियों से आप इस जो ये एक तरह से जो है बहुत बड़ी चुनौती जो आज हमारे समाज में है, उसको कैसे हम उसको दूर रहें, उसका निवारण करें, उसके लिए प्लीज आप जो है बातचीत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद सबसे पहले करना चाहती हूँ बिजलवान जी का भी और नीलम जी का भी, कि आप लोगों ने ये हमें आज प्लेटफॉर्म दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। मुझे खुद को नहीं पता था कि कहाँ वर्चुअल लैब में जा रहे हैं। शुरू में हमने सोचा जब वर्चुअल लैब लिख के आया था कि शायद ये कोई जूम मीटिंग होगी जिसको हमें अपने स्टूडियो से, अपने घर वहीं से ऑफिस से अटेंड करना होगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि एक बहुत ही बढ़िया स्टूडियो बना हुआ है और इतने सारे बच्चों को 500 स्कूल में हर एक स्कूल में भी अगर 500 बच्चे भी हैं तो बहुत बड़ा हमारा जो एक ग्रुप है उसको हम इतनी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसका आइडिया भी मुझे नहीं था और आपको मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ आप लोगों का और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ फॉर हैविंग सच इतनी अच्छी जो आपकी ये लैब है, उसके लिए भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। सो मैं डॉक्टर ओझा हूँ, MBBS एंड MD डॉक्टर हूँ। इस समय मैं NHM नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स को हम संचालित करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की तरह। जैसे इस तरह का आपका एक प्रोग्राम है नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो हम नेशनल हेल्थ मिशन में चलाते हैं।
और उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमारा है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, 2007 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। और अगर आप देखेंगे एनटीसीपी प्रोग्राम के तहत आपके सभी स्कूलों में, आज मैं भी जैसे यहाँ पहुंची नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई दी वो एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि यह इंस्टीट्यूट तंबाकू मुक्त परिसर है, यह स्कूल तंबाकू मुक्त परिसर है। तो आपके सभी स्कूलों में भी ये पॉइंट रखा होगा, सब जगह होगा कि आपके स्कूल भी तंबाकू मुक्त स्कूल हैं। सो तंबाकू मुक्त स्कूल, ये एक तंबाकू मुक्त करने का बहुत बड़ा अभियान पूरी दुनिया में छिड़ा हुआ है और हर स्कूल मेडिकल हेल्थ के साथ साथ स्कूल भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। हम लोग क्यों इसके बारे में इतना सबको जागरूक भी करवाते हैं? आज स्पेशल एक मुझे मौका मिला है इतने सारे लोगों को एड्रेस करने का, बात को लेकर के, नशे को लेकर के। और नशा सबसे पहले जो है हमारा शुरू होता है तंबाकू से। एक लीगल प्रोडक्ट है जो सब जगह मिलता है, सब जगह अवेलेबल है और आसानी से मिल जाता है और लोग पीते हैं, हजारों करोड़ों लोग पी रहे हैं इसको। पूरी दुनिया भर में अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख आदमी हर रोज जो है वो तंबाकू शुरू करता है, उसकी लत में पड़ जाता है। मतलब अभी आज के दिन भी 1 लाख लोग पूरी दुनिया में होंगे जो इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसके क्यों ये इतना खतरनाक है, कहाँ से आया, इसके बारे में अब बात करेंगे। तंबाकू, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तंबाकू का, 8000 साल पहले माना जाता है कि ये दुनिया में हमारे साथ आदमी ने इसको डिस्कवर किया और इसका उपयोग करना शुरू हुआ। कहाँ उपयोग हुआ था? लैटिन अमेरिका में, मतलब अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो रेड इंडियंस थे उनके जमाने से ये चला आ रहा है। वहां से तंबाकू, एक पत्ता होता है, तंबाकू का पेड़ होता है, उसकी पत्तियों से तंबाकू निकलता है। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो निकोटीन होता है। बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंस होता है। तो 8000 साल पहले हम लोगों के इंसान ने इसको खोजा, 8000 साल पहले, और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जब 8000 साल पहले उसने इसका इस्तेमाल किया था, उसको आज की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाता था। उसको या तो किसी बीमारी में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक मेडिसिन की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, तो उन्होंने उसको ओकेजनली पीना शुरू किया। जैसे किसी के यहाँ कोई शादी होती थी, कुछ होता था, कोई सम्मेलन होता था, आपस में ट्राइब्स के बीच में कोई वार्ता हो रही है, तब उसको सर्व किया जाता था। और धीरे धीरे जब अमेरिका में कोलंबस गया, उसके बाद सारे यूरोपियंस अमेरिका गए, तो उन्होंने वहां जाकर के ये डिस्कवर किया कि ये लोग रेड इंडियंस पीते क्या है, उनको पिलाया गया। यूरोपियंस ने इसको डिस्कवर किया और इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अगर आप पहले की मूवीज देखते होंगे उसमें बड़ी बड़ी सिगार्स यूज होती हैं या हुक्का यूज होता है, तो पहले पहले ऐसे ही यूज हुआ। फिर जब यूरोपियंस इंडिया आए तो अपने साथ तंबाकू लेकर के आए, और तंबाकू जैसे जैसे है वो फैलता गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया फैला। और सबसे ज्यादा ये पिछली सदी से शुरू हुआ फैलना, जब इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ। कमर्शियलाइजेशन मतलब छोटी छोटी सिगरेट्स बननी शुरू हो गई जो आम जगह पे बिक सकती थी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने लग गए और धीरे धीरे ये फैलने लग गया। और फैला, पहले काफी महंगा होता था, तो थोड़े बड़े लोग भी पीते थे, बच्चे तो कहाँ पीते थे, बड़े लोग पीते थे और पैसे वाले लोग इसको पीते थे। और धीरे धीरे इसका इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया कि ये आम जनता में फैल गया। अगर आप पुरानी कोई मूवीज देखेंगे तो उसमें ना सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं, या हमारे टाइम में, अब आपके टाइम में तो कोई इसका एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग आपकी उम्र के थे तब बहुत मजेदार मजेदार एडवर्टाइजमेंट आते थे। और एडवर्टाइजमेंट इतना
कलरफुल होता था, इतना सुंदर होता था कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। तो ये जो थी प्रोडक्ट जो है बेचा जा रहा था सब जगह, और धीरे धीरे ये इतना फैल गया, और फिर इक्का दुक्का लोगों को, डॉक्टर्स को पता चलने लगा कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कि लोगों को जो सिगरेट पी रहे हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके वो आते हैं। तो पहली बार अमेरिका में ही इन्वेस्टिगेशन हुआ इस पे, और पता लगा कि कैंसर से, लंग कैंसर से इसका सीधा रिश्ता है, कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस होने के ज्यादा हैं। शुरू शुरू में ये स्टडी को भी काफी दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये कोशिश करी गई, लेकिन धीरे धीरे इतना ज्यादा एविडेंस इकट्ठा हो गया कि पता लगा कि हाँ, कैंसर तो होता ही होता है, लंग का ही नहीं, और भी बहुत सारे कैंसर हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब स्टमक का कैंसर, ब्लैडर का मतलब मूत्र की जो थैली होती है उसका कैंसर, ये सारे कई सारे कैंसर, मुंह का तो होता ही होता है, वो सब हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। यही नहीं, कैंसर तो एक चीज है, और सभी जगह के कैंसर जो हैं इससे प्रभावित, इससे चांसेस आपके बढ़ते हैं। उसके अलावा दिल के रोग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये भी सिगरेट पीने से होते हैं, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और क्या होता है, इवन प्रेग्नेंट विमेन में अगर ये इस्तेमाल किया जाता है, या वो पैसिव स्मोकर होती है, तो वो भी उसका बच्चा जो है वो छोटा पैदा होता है, जितना होना होता है उससे कम साइज का, वेट का, और आगे फिर उसको, ऐसे बच्चे को पनपने में दिक्कत आती है, वो इतनी जल्दी अपने पूरे काम नहीं कर पाता है, माइलस्टोन्स जो होते हैं उसके पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो हैं पैदा होते हैं, प्रभावित होते हैं, मतलब यूट्रस तक वो पहुंच जाता है, इवन थ्रू पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग से भी होता है। सो ये सारी चीजें देखी गई। लंग की कैंसर के अलावा और भी बीमारियां हैं, जिसे सीओपीडी कहते हैं या दमा कहते हैं। बहुत जगह अगर आपने पहाड़ में देखा होगा तो हमारे बूढ़े लोग कई सारे वैसे ही ग्रसित होते हैं, क्या हो रहा है, सांस फूल रही, अरे इन्हें तो दमा है। दमा है वो, उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो सिगरेट स्मोकिंग से है। सो ये सारी बहुत सारी बीमारियां हैं। उसके अलावा आदमियों में देखा गया है कि नपुंसकता भी इससे हो सकती है, क्योंकि इससे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक बनाती हैं तंबाकू को। ये एक लीगल प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग, जब हम लोग बात करते हैं इसमें, पूछते हैं कि ये लीगल प्रोडक्ट क्यों है, इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन इतने करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पूरे देश विदेश में कि एक दिन में इसको हटाना मुमकिन नहीं है। इसकी बहुत ही जबरदस्त लत लगती है। जब कोई भी स्मोकिंग करता है तो उसका दिमाग में एक तत्व होता है, आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि 11वीं 12वीं के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, डोपामिन कहते हैं, और आजकल उसकी बात भी होती है, सोशल मीडिया में भी बात होती है। तो डोपामिन जब रिलीज होता है तो बहुत अच्छी वेलबीइंग की फीलिंग आती है। तो उस डोपामिन को बरकरार रखने के लिए बार बार आदमी सिगरेट पीता है, और वो जो है उसको हटाना, उस लत को, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप ठानते हो और आप मदद लेते हो तो इस लत से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट, तो ये आप देख रहे हैं कि एक सर्वे हुआ था, इसका नाम था गैट्स, ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे। उसमें अगर आप देख रहे हैं, इंडिया में स्मोकिंग का प्रेवलेंस 10% है, मतलब हर 10वां आदमी स्मोक करता है। और अगर आप उत्तराखंड का देखेंगे तो ये 18% है, मतलब हर 5 में से 1 आदमी करता है। मतलब हमारे यहाँ ऑलमोस्ट डबल है स्मोकिंग। उत्तराखंड में स्मोकिंग का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप स्मोकलेस टबैको देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में स्मोकलेस टबैको मतलब गुटखा, खैनी, जर्दा, ये सारी चीजें हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब इस वाले में अगर आप देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, इसका नाम है GYTS। GYTS मतलब ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे। ये 13 साल से 15 साल के बच्चों का है।
और अगर आप उसको उत्तराखंड में देखेंगे तो 19% हैं बच्चे जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज्यादा है। मतलब हर 5वां बच्चा जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल करता है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए। हर 5वां बच्चा इस्तेमाल करता है, और पहले से अगर आप 2009 से देखोगे ये संख्या जो है बढ़ गई है। सो टोबैको यूजर्स हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं। अगर हम एडल्ट में, ये वाला मैंने आपको नहीं दिखा रही हूँ, उसमें एडल्ट सर्वे में ये पाया गया है कि लोग जो हैं हमारे एडल्ट जो हैं वो कम हो गए हैं स्मोक करने वाले, लेकिन बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं। और इसमें अगर नीचे आप देखेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जितना लड़के पीते हैं उतना ही लड़कियां भी पीती हैं। तो अगर लड़के 18% हैं तो लड़कियां 19% हैं स्मोक करती हैं। सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग ट्रेंड जो है ये हमारे उत्तराखंड में चल रहा है। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे ये सर्वे के हिसाब से देखा जाएगा तो स्कूल एक बहुत बड़ा पार्ट है। 22% जो बच्चे हैं वो स्मोक करते हैं स्कूलों में, जबकि हम लोग टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तंबाकू पीना कहीं भी अलाउड नहीं है आपके स्कूल में, तब भी 22% लोग हैं जो पी रहे हैं। बच्चों स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पीते हैं, सोशल इवेंट्स में पीते हैं, कुछ पब्लिक प्लेसेस में पीते हैं, और 17% ऐसे हैं जो घर में भी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया 2007 से हम लोग इसकी मुहिम चला रहे हैं। जब सब जगह पाया गया, अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया गया कि तंबाकू के असर कितने खराब आ रहे हैं, कैंसर के अलावा हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, इसका बर्डन इतना ज्यादा होता जा रहा है कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले तो खरीदने में खर्च होते हैं पैसे, फिर उसका इलाज करने में पैसे खर्च होते हैं। तो अगर लंग कैंसर से पीड़ित है कोई स्मोकिंग की वजह से तो उसका भी खर्चा आता है, सांस फूलने का, हार्ट की बीमारियों का, सभी चीजों के लिए इतना जबरदस्त खर्चा आता है। तो ये डिसाइड किया गया पूरी दुनिया में कि इसको बैन किया जाएगा, इस पर मतलब काम किया जाएगा ताकि ये कम हो जाए। तो यूएन में इसका, डब्ल्यूएचओ के थ्रू इसमें एक साइन किया गया कन्वेंशन, 2003 में साइन किया गया था। उसके बाद जो है हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने किया, कोटपा इम्प्लीमेंट किया, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है कि कहीं भी पब्लिक में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, किसी भी पब्लिक प्लेस में। तो आपका स्कूल भी जो है ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर भी अलाउड नहीं होता है स्मोक करना, और इसमें चालान कट सकता है। तो कहीं पे भी आप, बस हो गया, बस स्टॉप हो गया, और बाकी जगह हो गई हैं, कहीं पर भी आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। उसके अलावा सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले बोल रही थी कि हमारे यहाँ अपने टाइम में एडवर्टाइजमेंट होते थे, लेकिन अब ये सारे एडवर्टाइजमेंट बैन हो गए हैं, बैन हो गए। और बल्कि कई सारी मूवीज में भी जब सीन आता है तो नीचे लिखा हुआ आता है कि टोबैको किल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टोबैको कंजम्पशन। सो कहीं पे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोशन भी नहीं किया जा सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि आप जैसे कोई सिगरेट है, लाल और सफेद रंग के पैक में आती है, तो कहीं पे इस तरह का उसका वो ही कॉम्बिनेशन बना करके उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक इनडायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है। तो इसमें अप टू 5,000 का बैन है और 5 साल का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। लेकिन तंबाकू कंपनियां कभी भी पीछे नहीं हटती हैं, क्योंकि ये इतना जबरदस्त, इतना बड़ा बिजनेस है कि इन्होंने नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाती रहती हैं। आप लोग सबके सब क्लासमेट की कॉपीज यूज करते होंगे, है ना? वो कौन बना रहा है? आईटीसी बना रहा है, इंडियन टोबैको कंपनी। ये एक बाहर की विदेशी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर देखें वहां की कंपनी है। तो इस कंपनी ने इंडिया में उसको आईटीसी कर दिया, और आईटीसी एज, अगर उसको लगता है कि उसका मार्केट वहां कम हो रहा है तो वो बच्चों के प्रोडक्ट्स में सबसे पहले घुसी है। वो बिस्किट बनाती है, वो बच्चों की पेंसिल, पेन, सब कुछ बनाती है, और सब जगह अपना लोगो लगाती है आईटीसी का।
तो आप सब के सब, हम सब लोग आईटीसी को अपना एक बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट कभी कुछ बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। हम जब, क्योंकि उस कंपनी की चीजें हम लोग इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़ी खतरनाक होती है, पता भी नहीं चलता है और आप जो है उसकी शिकार बनते रहते हो। आईटीसी, आप आशीर्वाद आटा खरीद रहे हो, वो भी आईटीसी कंपनी का है। तो दीज कंपनीज आपको कई सारे, अगर आपके स्कूल में इवेंट्स होते हैं, कभी कभी ये कंपनीज आकर के आपके स्कूल इवेंट्स स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि इस पर भी अब बैन लगा हुआ है। आप किसी भी टबैको कंपनी के साथ कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। तो ये इसलिए किया गया है ताकि तंबाकू से ज्यादा लोग दूर रहें। फिर इसमें एक और एक्ट में एक और आता है, आर्टिकल 6A। उससे कहा जाता है कि 18 साल से कम बच्चों की उम्र के बच्चों को आप नहीं दे सकते हो, किसी भी तरह का बेच नहीं सकते हो तंबाकू का प्रोडक्ट। ना वो बेच सकता है, ना आप उसको बेच सकते हो। तो दोनों लोग जो अगर 18 साल से कम हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप जाओगे दुकानों में तो वहां सब जगह वो आप बच्चा बेच भी रहा होता है, दूसरा बच्चा खरीद भी रहा होता है। सो दिस इज इलीगल। आप पुलिस को बुला करके उसका चालान कटवा सकते हो। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के लिए है कि स्कूल के, कोई भी स्कूल है उसके 100 यार्ड्स, मतलब तकरीबन 100 मीटर ही समझो, 100 मीटर के दायरे में, थोड़ा 100 मीटर से कम के दायरे में कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। तो अगर आपके स्कूल के बगल में कोई दुकान है जहां होती है चिप्स, पेन, पेंसिल सब मिलता है, तो वहां तंबाकू ऐसी जगहों में मिलना मना है। तो दिस इज आर्टिकल कोटपा का 6B कहलाता है। और फिर 7 आता है कि आपका रिस्ट्रिक्शन है सप्लाई प्रोडक्ट्स में। इसमें क्या है, सब एडवर्टाइजमेंट करना मना है, और उसके साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ये कहता है कि आपको एक पिक्टोरल वार्निंग भी देनी है। तो हमेशा पिक्टोरल वार्निंग भी रहती है सिगरेट्स में, ये सरकार का किया हुआ है, बड़ी बड़ी पिक्टोरल वार्निंग होती है। साथ में ये भी लिखा रहता है कि स्मोक टबैको किल्स। उसके पीछे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ होता है। तो ये सारी की सारी जो टबैको के प्रोडक्ट्स हैं ये एक तरह से रेगुलेटेड रहते हैं ताकि कम से कम लोग इसका इस्तेमाल करें। लेकिन तब भी रोज नए नए बच्चे जो हैं इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को भी ध्यान होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी ध्यान होना चाहिए कि ये कितना हानिकारक है, और एक बार इसकी लत लगती है तो इसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बच्चे आपके साथ ऐसे हैं तो उनको आपको समझाना चाहिए कि ये बहुत गलत आदत है, इसमें सबसे पहले तो फंसो ही ना। और अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो उसके लिए काउंसलिंग भी होती है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो सिगरेट और गुटखे के नंबर भी लिखा रहता है अलग से। ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पे, टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर नंबर लिखा है 1800112356 पे। उसके अलावा मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं, और एक ये देहरादून का हेल्पलाइन नंबर भी है। और अगर आपको जरूरत किसी भी चीज की पड़ती है तो 104 में भी आप नंबर जो है उसके साथ वहां पे बात कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स रहते हैं। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक काउंसलर बैठते हैं, वहां पे उसको बोलते हैं टीसीसी, टोबैको सेसेशन सेंटर, टीसीसी कहलाता है। वहां पे भी हमारे काउंसलर्स रहते हैं, वो मदद करते हैं टोबैको की लत से छुटकारा पाने के लिए। तो भले ही पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी वहां जा सकता है। अब ये सारी चीजें देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि क्यों सिगरेट पीना शुरू करते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा लालच दिया जाता है इस चीज का। अगर आप देखोगे इतनी सारी बीमारियां मैंने आपको गिनाई, तो उसमें अगर देखा जाए तो तंबाकू ऐसा उत्पाद है जिसका सेवन करने से आपकी उम्र बढ़ती तो है नहीं, घटती है, हमेशा घटती है, हमेशा कम होती है। और 50% लोग ऐसे हैं उसमें से जो तंबाकू का सेवन करते हैं, वो जो उनकी अपनी उम्र होती है, जो उम्र में उनको जी सकते थे,
उससे कम उम्र में 50% लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरफ से जो आपका प्रोडक्ट बेच रहा है उसको भी पता है कि मेरे प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो है लोग जल्दी उनकी डेथ होगी। अब डेथ हो जाएगी तो उसका कस्टमर चला जाएगा, तो उसको हर समय नए कस्टमर बनाने होते हैं, कंटिन्यूसली नए कस्टमर बनाने होते हैं। और आप लोग हो उनके कस्टमर्स, क्योंकि बड़ी उम्र में 25-26 साल की उम्र में जाते जाते फिर लोगों को समझ आ जाती है, लोग तंबाकू को नहीं इस्तेमाल करते ना पीते हैं, क्योंकि पीने में वो इतना अच्छा भी नहीं होता है कि उसको आप कोक की तरह पिया और मजा आ रहा है, उसको पीने में उसका टेस्ट नहीं होता है। तो कई बार जब तक पीयर नहीं होते, बगल में कोई साथी नहीं होता जो आपको इनकरेज करता है, लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं इसको, या उनको शौक से दिखाना होता है, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस लत की तरफ को आपको धकेलती हैं। पहले तो आपके घर में अगर उस तरह का वातावरण ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो आपस में भी पी रहे हैं, कभी किसी को बताएंगे भी नहीं कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, तो बच्चा आकर्षित होता है और उसको आसान होता है उसको फॉलो करना, पीना उसको अवेलेबल भी ज्यादा रहता है घर में, अगर पीते हैं लोग तो आसानी से कर सकता है। दूसरा, पीयर एजुकेशन, पीयर्स जो होते हैं, आपके पीयर्स होते हैं, वो कई बार आपको उकसाते हैं कि चल मेरे साथ पी ले। तीसरी चीज होती है, बच्चों को कूल लगना होता है, उनको लगता है अगर स्मोक कर रहे हैं या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे और कूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता, उनको ऐसा भी लगता है कि मैं अभी इसको यूज कर लेता हूँ, एक सिगरेट ही तो पी है तो कोई बात नहीं, 1 या 2 दिन में 1 पी ली तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डोपामीन से रिलेटेड है, डोपामीन रिलीज होता है तो वेलबींग की फीलिंग आती है, तो और आप और करना चाहते हो उसको। ये हमारे फितरत में है कि अगर हम पियेंगे सिगरेट तो हमें और मन करेगा पीने का, तो लत लग जाती है उसकी बहुत ही जल्दी। तो ये सोच के कि मैं इसको खुद कंट्रोल कर लूंगा, अभी पी लेता हूँ करके, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो पीयर प्रेशर में आकर के होता है, कई बार होता है कि हमारे कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके माँ बाप कह रहे हैं परफॉर्मेंस आपको देना है, 100% मार्क्स लाने हैं, तो कोई आपको कहता है कि अरे ये इसको पी ले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो ये वाली फीलिंग अच्छा लगेगा का, एक बार पीते हैं अच्छा लगता है, फिर पता चलता है कुछ ही 6 महीने में तो बहुत बुरी लत लग गई है, अब छोड़ा ही नहीं जा रहा है। सो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, पीयर प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, कुछ लोगों को माहौल नहीं बन रहा है, तो ये सब करने, ये सब देखते हुए वो आकर्षित होते हैं सिगरेट की तरफ को और यूज करना शुरू कर देते हैं, और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो सकती अगर आप फिजिकल परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि वो इतना आप धुआं इनहेल कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो ऑक्सीजन की जगह घेर लेती है, तो आप अगर सिगरेट पीते हो तो आपका ऑक्सीजन भी उतना अच्छे से ब्लड में नहीं जाता है, क्योंकि उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ जाता है जो आप सिगरेट में यूज कर रहे हो। सो आपको फिर अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जल्दी थकान लग जाएगी, सांस जल्दी फूलेगा, तो आप उतने हेल्दी नहीं रहेंगे। और फिर लॉन्ग टर्म में आपको मैंने बताया ही कि कई सारी इससे बीमारियां होती हैं जो सभी चीजों को अफेक्ट करती हैं, भ्रूण में जो बच्चा होता है उससे लेके बूढ़े आदमी तक। सो इसलिए तंबाकू की लत से दूर रहना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल के बाहर आप खुद भी देखिए कि कोई आपके वेंडर ना हो, बेचे ना, जरूरत है तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करिए। हमारे ये टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, 104 नंबर दे रखा है, इन सब में आप संपर्क कर सकते हैं। और एक नोडल होता ही है हर स्कूल में, हर कॉलेज में, जो टोबैको का प्रोग्राम वहां देख रहा होता है, उसको बोलते हैं टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोई एक नोडल होता है, उसको भी आप बता सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन है, प्रिंसिपल को बता सकते हैं कि हमारे स्कूल के बाहर तंबाकू बिक रहा है। सो
इसलिए क्योंकि ये ऐसा पहला नशा होता है और इट इज ए लीगल प्रोडक्ट, तो इसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। सबसे आसान तरीका है कि आप कभी इसको शुरू ही ना करिए, शुरू ना करिए। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे 20% बच्चे सिगरेट पी रहे हैं तो बहुत अलार्मिंग बात है। एक नई चीज आई है मार्केट में, उसको ई सिगरेट कहते हैं, और हुक्का भी पीते हैं कई सारे लोग। ये इन सब चीजों में कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग ई सिगरेट पीते हैं, वो सोचते हैं इसमें तंबाकू नहीं है और ये खाली एक फ्लेवर्ड कूल देखने वाली चीज है जिसको हम स्मोक करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हर ई सिगरेट में टोबैको और निकोटीन होता ही होता है। हुक्का बार में जो हुक्का पिलाते हैं वहां पे बच्चों को, अब बैंड है लेकिन जगह जगह खुलते रहते हैं, वहां पर भी जो अब हुक्का यूज होता है उसमें भी निकोटीन होता है। भले वो फ्लेवर्ड हो, आपको ये बोला जाएगा कि उसमें निकोटीन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर निकोटीन नहीं होगा तो दोबारा कोई उसको पीने के लिए नहीं आएगा। लोग बार बार उसको पीने जाते हैं क्योंकि उसके अंदर निकोटीन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टोबैको। उसके अलावा, टोबैको के अलावा ये तो एक और चीज है, उसके अलावा उत्तराखंड में हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, दैट इज अल्कोहल, मदिरा का सेवन। मदिरा का सेवन अगर आप देखेंगे, कुछ सर्वे कराए गए थे तो हर दूसरा एडल्ट व्यक्ति जो है वो मदिरा का सेवन करता है। तो मदिरा के सेवन में भी वही सारी चीजें आती हैं जो तंबाकू के सेवन में आती हैं। ये भी एक इस तरह का सब्सटेंस है जिससे एडिक्शन हो जाता है। सो अल्कोहल, अल्कोहलिज्म के भी बहुत ज्यादा केसेस हैं। अगर आपने देखा होगा हमारे हर मोहल्ले में एक नशा मुक्ति केंद्र खुल गया है। अगर इतने ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहलिज्म की तरफ चले गए हैं और अल्कोहलिक हो चुके हैं। उनको इतनी बुरी लत लग गई है कि वो बीमार हो चुके हैं। इसकी वजह से, लत की वजह से उनको एक बीमारी का शिकार भी बन गए हैं, और इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र जब खुलते हैं वहां पे उनका इलाज होता है। सो अल्कोहल है क्या? ये एक सब्सटेंस है, अगर सबको पता है, फेर्मेंट करके बनाया जाता है ग्लूकोज को और पिया जाता है उसको। हजारों साल से लोग पीते आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो है एक सोशल मीनस सा बन गया है क्योंकि इसके केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। और शुरुआत यहाँ पे भी अगेन बच्चों से शुरू होती है। अगर हम देखें, लीगल एज जो है ड्रिंक लेने की वो 21 साल है। कुछ हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 18 साल भी है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 25 साल भी है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ड्रिंक लेना ही, मदिरा का सेवन करना अलाउड ही नहीं है, लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है उसको यूज करने के लिए। सो इस तरह की सारी चीजें हैं। ये भी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है जानना कि क्या इसके दुष्प्रभाव हैं अल्कोहल के। अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो जब आप अल्कोहल पीते हैं तो स्टमक से और इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है और बहुत ही जल्दी जो है हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन को इफेक्ट करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, आपको रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स कर देता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो आपको अच्छा अच्छा सा लगने लगता है। उसके बाद जब आप दोबारा लेते हो और लेते हो तो आपके इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं। इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं तो कई बार एबनॉर्मल बिहेवियर भी आने लगता है। इतना ज्यादा होता है कि वो किसी, अगर आप कंपनी में हो या किसी जगह पे हो, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो असोशल बिहेवियर भी कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आप ड्रिंक लेते हो और ब्लड में अल्कोहल का लेवल बढ़ता जाता है तो बेहोशी भी आ सकती है, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन में उल्टी भी हो सकती है, नौजिया भी हो सकता है, और उसके बाद बेहोशी के बाद कोमा की स्थिति भी आ सकती है और डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल पिए एक साथ में। उसके अलावा ये तो एक्यूट है कि एक्यूट स्टेज क्या है, फिर क्रॉनिक हो जाता है जब आप बहुत मात्रा में रेगुलर ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं।
और ये क्यों होता है? वो होता है इसलिए है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज है जो हमारी ये एडिक्टिव चीजें हैं, डोपामीन रिलीज करती हैं। लेकिन हमारा शरीर इस तरीके से बना है कि डोपामीन अगर ज्यादा रिलीज होगा तो जो रिसेप्टर्स होते हैं डोपामीन को अच्छी फीलिंग कराते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है हमारे शरीर में एक मात्रा पे ही रहता है, अगर उससे बढ़ने लगता है तो रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। क्योंकि जो शरीर बना है वो एक पर्टिकुलर होम्योस्टैसिस हर चीज में उसका होना है, जरूरी है कि उससे ना ज्यादा ना उससे कम। अब आपको डोपामीन का असर कम होने लगता है, डोपामीन का असर कम होता है तो आप अपना मात्रा बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो। तो जो उसके वेलबींग के आपके इफेक्ट्स थे शुरुआती, वो कम होने लगते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ने लगते हैं। तो अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स बढ़ने लगते हैं। अब सबसे पहले जो साइड इफेक्ट्स दिखते हैं वो हमारी बिहेवियर में दिखते हैं, बिहेवियर में चेंज आने लगता है। जो बच्चा आपका पहले खूब हिलता खेलता था वो अब नहीं करेगा, वो उन चीजों से हटेगा, दूर रहेगा लोगों से। आप उसके उसमें पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में उसके जो है परिवर्तन आने लगता है और इरिटेबल भी हो जाते हैं ऐसे लोग, चिड़चिड़े होते हैं। ये सारे बिहेवियर्स चेंज होने लगते हैं। फिर क्योंकि लत इतनी ज्यादा होती है, जो पैसा आता है वो सारा खर्च कर देते हैं, ड्रिंक्स में, अल्कोहल में, सब में कर देते हैं। और नहीं होता है तो कहीं और पैसे ढूंढने निकलते हैं, तो फिर या तो वो चोरी करते हैं या कोई और एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं। तो ऐसे लोग और ससेप्टेबल भी हो जाते हैं कि दूसरों के वश में भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, उससे कहो कि ये काम कर, तो वो करेगा, क्योंकि उसकी लत है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। तो ये मानसिक परिवर्तन आने लगते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आने लगते हैं, सोचने समझने और फीलिंग की जो उसकी फीलिंग्स थी उसके अंदर वो बदल जाती हैं। और जो एम्पैथी है लोगों के प्रति वो भी उसकी कम होने लगती है। ये सारी चीजें होती हैं जो मानसिक बदलाव लाती हैं। फिर आगे चल के उसको काम करने में, पढ़ने में, लिखने में, सब चीज में दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस भी होने लगता है। उसके अलावा कुछ परिवर्तन जो है दिमाग के अलावा बाकी शरीर के हिस्सों में भी पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? अगर आप ड्रिंक ले रहे हैं तो स्टमक का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, इस तरह की कैंसर भी ये बढ़ाता है। उसके अलावा जितना भी अल्कोहल होता है वो जब हमारे शरीर में जाता है तो उसका लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो लिवर भी उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है और उसके अलावा वो भी प्रभावित होता है। तो लिवर की बीमारियां हो जाती हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है और लास्ट स्टेज में सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस में क्या होता है, लिवर जो है वो श्रिंक कर जाता है, लिवर के अपने सेल्स नहीं रह जाते, उसके बदले में स्कार टिश्यू, जैसे जब चोट लगती है तो हमारी जो निशान बनता है वो वाली टिश्यू जो है पूरे लिवर में फैल जाती है। क्योंकि वो जगह 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 बार बार उस पर अटैक हो रहा है तो वो लिवर का टिश्यू खराब होता जाता है और फिर वो डिसफंक्शनल हो जाता है। और उससे फिर आगे देखते हैं एसाइटिस भी हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लिवर के साथ रिलेटेड होती हैं वो सब आ जाती हैं। और उसके बाद लिवर का ऐसे में कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ऑल दिस लीड्स टू डेथ। उसके अलावा ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हेल्थ लेवल की प्रॉब्लम्स हैं अल्कोहल से रिलेटेड, ये आपकी आती हैं। दूसरा आता है, ये होता है कि आपकी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। घर में इस तरह का व्यक्ति ना घर का भ्रम पोषण कर सकता है, ना अपनी खाना खिला सकता है, क्योंकि वो सारी चीजें तो खुद ही यूज कर ले रहा है। तो घर में तनाव बढ़ता है, मारपीट होने के चांसेस बढ़ते हैं, वायलेंस के केसेस बढ़ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के या बाहर के वायलेंस के। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको अभी याद है, कुछ ही दिन पहले की बात है, पूना में एक्सीडेंट हुआ था। तो ड्रंक ड्राइविंग करके चला रहा था बच्चा, वो
अभी उस एज, लीगल एज भी नहीं थी उसकी, ना गाड़ी चलाने की लीगल एज थी, ना ड्रिंक करने की लीगल एज थी, तब भी वो चला रहे थे। और क्या हुआ उसका? अपने हानि जो पूरी जिंदगी की हुई हुई, ऊपर से लोगों की भी जाने गई। सो ऑल दिस, ये सोशल बिहेवियर, सोशल प्रॉब्लम्स, और अपने को वो नुकसान पहुंचाता है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ऐसे लोगों के, गिर गया, किसी और को गिरा दिया, फिर वायलेंस के केसेस भी बढ़ जाते हैं, इवन अप टू रेप के केसेस भी ऐसे माहौल में हो सकते हैं, क्योंकि इनहिबिटरी बिहेवियर, सारे इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं, उसकी शक्ति नहीं रह जाती दिमाग की कि अपने ऊपर वो काबू कर सके। सो इस तरह की सारी चीजें होती हैं, ये हो टबैको, अल्कोहल से। और इन सब चीजों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि इन सबको, इसमें इनसे सब चीजों से दूर रहें। अब दूर कैसे रहें? तो आपको फॉर्मली, अगर आप कहीं पे पार्टी में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, उनके साथ उठिए बैठिए, लेकिन आप मत इन्वॉल्व होइए, आप मत इन्वॉल्व होइए। फॉर्मली बोलिए कि नहीं पीना है, नहीं करना है, भले मैं आपके साथ यहीं पे रहूंगा, आपके पास बैठूंगा। और अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है तो आप हमेशा हॉस्पिटल में जाकर के, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं। और ताकि ये जो है लत, आप अपनों को भी बताइए, अपने घर वालों को भी बताइए, क्योंकि घर में भी इस तरह का माहौल होता है। और यही जो मैंने बोला था, चीजें जो सिगरेट के लिए एप्लीकेबल हैं या तंबाकू के लिए एप्लीकेबल हैं, वही नशे के लिए, अल्कोहल के लिए भी एप्लीकेबल है। पीयर प्रेशर है, कभी स्ट्रेस के चक्कर में आदमी सोच करके कि स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, ये, या फिर घर में देखते हुए, क्योंकि घर में देखता है तो माहौल बनता है, प्लस कुछ एक हिस्सा हेरिडिटी का भी होता है इसमें, तो ये सब चीजें देखते हुए वो आकर्षित होता है। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और अगर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम है तो जितनी जल्दी हो सके आपको मदद लेनी चाहिए। और मदद अगर आपको आपके दोस्तों से मिल रही है, आपके घर वालों से मिल रही है, या हॉस्पिटल में मिल रही है, अपने टीचर्स से मिल रही है, तो वो आप सबको लेनी होती है। सो इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतनी देर मुझे सुना। वहाँ पे हमारे शिक्षक साथी होंगे, प्लीज आप बच्चों की जो क्वेरीज हैं उनको देख करके आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे, अपनी कॉपी में जरूर अपने डाउट्स, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए। और अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं इससे संबंध में, तो जरूर ये लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से जो है कुछ बच्चे थोड़ा सा स्मोकिंग के लत में जुट जाते हैं और दोस्तों को सभी पता होता है। तो प्लीज, अभी जो डॉक्टर अर्चना मैम ने आपको बहुत सारी बातें बताई, तो मैं एससीईआरटी की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्टर मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जानकारी हमारे शिक्षकों और बच्चों को दी है। और प्लीज, अगर बच्चों आपको इस पर थोड़ा सा, मेरा शिक्षक साथियों से भी निवेदन होगा कि आज की जो बातें मैम ने बताई कि कहाँ पर किस तरह से नशे के क्या क्या जो है यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनसे संबंधित आप भी कुछ अपने स्तर से भी कुछ आंकड़ों को जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं और उस पर अपनी चर्चा पर चर्चा अपनी क्लास में अन्य बच्चों के साथ में, क्योंकि वर्चुअल लैब में लिमिटेड बच्चे आ रखे हैं, तो प्लीज मेरा निवेदन होगा सभी शिक्षक साथियों से कि आप लोग जो है प्रेयर में थोड़ा सा इस पर भी बातचीत कर लीजिएगा। और बहुत सारे जो है, चूंकि मुझे नहीं लगता कि हमें भय से या डरा करके किसी को हम नशा मुक्ति करा सकते हैं। हम उनको समझा करके, प्यार से, स्नेह से और उनका विश्वास जीत करके हम इस लत को जो है उनसे छुड़वा सकते हैं। तो प्लीज आप इस तरह की कुछ गतिविधियां, मेरा बच्चों से यही रिक्वेस्ट भी होगी और उनसे एक तरह से जो एक आग्रह भी होगा कि प्लीज आप भी देखिए, आपके साथ में, आपके घर में, परिवार में यदि जाने अनजाने में कोई इस तरह के नशा करते हैं तो प्लीज उन्हें समझाइए कि ये हमारे हेल्थ के लिए भी, हमारे धन के लिए भी, हमारे पूरे समाज के लिए भी हानिकारक है, घातक है। तो और इसका जिक्र आप कर सकते हैं कि आज
डॉक्टर अर्चना ओझा मैम आई थी, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा जरूर इसको शेयर कीजिएगा। हम तो केवल यहाँ से ऑलमोस्ट 500 स्कूल तक पहुंचे हैं, तो आपके साथी होंगे, गांव होंगे, आपके साथ के अन्य पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो उनसे इस पे चर्चा जरूर कीजिएगा। तो कहीं से हमारे शिक्षक साथी अगर कुछ किसी स्कूल से कुछ बात करना चाहें। जीआईसी खटीमा। हेलो मैडम ने जैसे कि हम लोगों को बताया कि नशा नहीं करना है। जैसे कि हम लोग नशा करते हैं, क्या नाम है, अपने एंजॉय के लिए, कि क्या नाम है कि कुछ नहीं होता है ऐसे नशा करने से। हम कोई डिप्रेशन में अगर किसी चीज में भी आ रहे हैं तो हमें लेकिन नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि हम अगर अभी नशा करेंगे तो हम सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे और चीज़ों नशे से दूर रहने के लिए हमारे पास कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करनी चाहिए। तो दिन में कुछ टाइम निकाल के, आधा घंटे का टाइम भी अगर आप निकाल करके फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे जितने एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और जितने अच्छे अच्छे हार्मोन्स, कंफर्टेबल डोपामीन, एंडोर्फिन्स, उसके अलावा सेरोटोनिन, ये सब ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, उससे बहुत अच्छी वेल बीइंग की फीलिंग आती है और आपके पूरा दिन वो फीलिंग रहती है। तो अगर आप इस तरीके से अपने को अच्छा महसूस अगर कराना चाहते हैं तो बहुत सारे और तरीके हैं। फिजिकल एक्टिविटी, उसके अलावा योगा, मेडिटेशन, मेडिटेशन से अपने दिमाग को शांत रखना, स्ट्रेस फ्री रखने का बहुत अच्छा तरीका है। वो आपके एग्जाम टाइम में भी काम आता है, वो आपकी नॉर्मल आगे की रियल लाइफ में भी हमेशा काम आता है और उससे ज्यादा हार्मोन्स और उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग देता है। अन्य कोई शिक्षक साथी प्लीज, अभी तो बच्चों की बारी थी, शिक्षक साथी आप भी इस पर कुछ भी अपना अगर जो है बातचीत करें। हो सकता है किसी के पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, क्योंकि आप लोग इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इतने सालों में कितने हजारों लोग हो जाते हैं और यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद देयर लाइव्स आल्सो, हर एक को पहचानते हैं। तो कई बार होता है कि बहुत अच्छी अच्छी हम लोगों को बातें सुनने को मिलती हैं, स्टोरीज भी पता चलती हैं, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं। तो अगर आप कोई शेयर करेंगे तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, जब तक आप लोग वहां पर से कुछ क्वेरीज आती हैं, तो थैंक यू अर्चना मैम। और मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा सभी बच्चों से, शिक्षक साथियों से, प्लीज अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम एक प्रतिज्ञा भी लेंगे नशा मुक्ति के प्रति। तो प्लीज स्टैंड अप। प्रतिज्ञा के लिए अवस्था ले लेंगे। मेरे साथ आप दोहराएंगे। मैं एक वाक्य यहाँ से पढ़ूंगा और आप भी उस वाक्य को दोहराएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी हम कभी भी नशे की सामग्री का नशे की सामग्री का न तो प्रयोग करेंगे न तो प्रयोग करेंगे और न ही किसी को प्रयोग करने देंगे। न ही किसी को प्रयोग करने देंगे। हम हम अपने गांव, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे कस्बे तथा विद्यालय को नशा मुक्त बनाने में में अपना अपना संपूर्ण संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। सहयोग प्रदान करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। अभी आपने नशा और नशे से संबंधित होने वाली जो दिक्कतें और परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं, उन पर बातचीत की डॉक्टर अर्चना ओझा मैम ने। और बहुत सारी बातें आप स्वयं भी जानते हैं, किताबों में भी हैं, हमारे शिक्षक साथी विद्यालयों में आपको बार बार इन चीजों से अवेयर कराते हैं। थोड़ा सा आप जरूर ये देख लीजिएगा कि कभी कभी हम सुनते हैं लेकिन उस पर हम जो है अनुकरण नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो हमको ये जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को हम जो है दूसरों की सहायता में
और अच्छे कार्यों में इसको हम व्यतीत करें, न कि इस तरह से नशे जैसी अगर हम जो है आदतों में पड़ गए तो उससे हमारा जीवन भी और हमारे जो भी परिवार समाज है उसका जीवन भी जो है हम कष्टमय बनाते हैं। तो ये स्वयं के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। अगर हम स्वस्थ हैं, बिना किसी नशे का हमारा जीवन चल रहा है, तो आप स्वयं अपने जीवन का एंजॉय करेंगे, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह जिएंगे, बेहतर तरीके से आप जो है अपने जीवन का जो है जीवन में जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम इन्हीं चुनौतियों, इन्हीं सामाजिक जो हमारे कुछ मुद्दे हैं उन पर चलता है। और इस साल जो हम कार्यक्रम, चूंकि आपके विद्यालय से, जनपद से और राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा, तो इस साल जो रोल प्ले है, तो अगर हमारे शिक्षक साथी भी सुन रहे हो, बच्चे भी सुन रहे हो, तो हम क्या करते हैं, रोल प्ले एक टॉपिक देते हैं जिनमें कि 7 से 8 बच्चों की एक टीम रोल प्ले के रूप में अपने स्कूल से, ब्लॉक से और जनपद से चयनित होकर के राज्य में आती है और राज्य से चयनित होकर के वो राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। तो इसमें केवल कक्षा 9 के छात्र छात्राएं ही प्रतिभा कर सकते हैं। ये चूंकि भारत सरकार से इस तरह का मार्ग निर्देशन है, इस तरह की गाइडलाइन है, तो अगर आपके कक्षा 9 के बच्चे बैठे हैं तो वो अब इसे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो टॉपिक दिया है वो तो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, पौष्टिक आहार है, व्यक्तिगत सुरक्षा है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावात्मक सुरक्षा की बात आती है। इसके साथ सबसे बड़ी चीज है कि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग बच्चों में बहुत अधिक हो गया है। इसका किस तरह से दुरुपयोग को रोकें, किस तरह से साइबर सिक्योरिटी, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो उस पर भी ये टॉपिक है। आप इस पे कोई रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले मीन्स नाटक। तो आप इस तरह का नाटक टीचर्स की मदद से, अपने साथियों की मदद से, बड़े छात्र छात्रों की मदद से एक तैयार कर सकते हैं। साथ में आप जो है जो इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग कैसे करें इस पर भी नाटक कर सकते हैं। तो ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और इसको हम लोग लगभग सितंबर से विद्यालय स्तर पर, अक्टूबर में जनपद स्तर पर और नवंबर में राज्य स्तर पर इसकी जो है प्रतियोगिता कराएंगे। क्योंकि मुझे लगता है दिसंबर तक जो है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती हैं। तो ये नाटक वाला जो है अभी से आप जो जो टॉपिक हमने बताए हैं, और इस टॉपिक को 16 तारीख को भी हम आप लोगों से जुड़ेंगे। उस समय हमारे कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थी इसमें बैठेंगे, तो और जो शिक्षक भी होंगे उनको भी हम इस संबंध में पूरी दिशा निर्देश देंगे। दूसरा जो आता है लोक नृत्य, फोक डांस, इसमें भी हमारे 6-7 बच्चों का एक ग्रुप होता है जो कि जनपद से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा करता है। इसमें कक्षा 8-9 के बच्चे प्रतिभा करेंगे, जिसमें छात्र भी हो सकते हैं, छात्राएं भी हो सकती हैं। और इस साल जो टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा या समानता, जिसमें जेंडर या जो हमारा जो है अवंचित वर्ग, समावेशित वर्ग को कैसे उसमें इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उस पर होगा। साथ में एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि बच्चों के विकास में संयुक्त परिवार की भूमिका, कि जो हमारे परिवार आजकल जो है एकाकी हो रहे हैं और जो संयुक्त परिवार की जो हमारी परंपरा है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो इस पर भी जो है एक लोक नृत्य के माध्यम से आप अपनी टीम बना सकते हैं और अपने जनपद का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। साथ में अभी जैसे नशा मुक्ति पर बातचीत हुई, तो इस पर भी फोक डांस हो सकता है, जो कि मादक द्रव्यों की भूमिका, इस पर भी आप जो है एक लोक नृत्य तैयार कर सकते हैं। तो इन टॉपिक में छात्र छात्राएं कंबाइंड रूप से हो सकती है टीम के रूप में, और इसमें कक्षा 8-9 के बच्चे ही प्रतिभा करेंगे। इसके बाद एक निबंध प्रतियोगिता होती है, ऐसे राइटिंग, जो कि इस साल 2 टॉपिक रखे हैं। एक तो चूंकि आपने देखा होगा कि बहुत जो है इस साल अतिवृष्टि के कारण
बहुत सारी जगहों पर जो है आपदाएं भी आई हैं, तो उसका टॉपिक हम ले सकते हैं आपदा प्रबंधन, कारण एवं निवारण। और दूसरा मोटा अनाज और स्वास्थ्य, क्योंकि जो और ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में रहेगा कि जिसमें हमारा कोदा है, झंगोरा है, सांवा है, कौनी है, इन अनाजों को प्राथमिकता देके किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर टॉपिक हो सकता है निबंध प्रतियोगिता के लिए। फिर एक हमारी एक्टिविटी होती है वाद विवाद, जिसमें कि कक्षा 11-12 के छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं, छात्र छात्राएं, जिसमें कि हमारा टॉपिक इस साल फिर वही रहेगा, या तो जैसे हमने कहा था कि नशा एक अभिशाप, साथ में हमारा जो है आपदा, कारण एवं निवारण। ये वाद विवाद भी हो सकता है, निबंध भी हो सकता है। तो ये हमारी जो है गतिविधियां एनपीईपी के माध्यम से होती हैं, और समय समय पर हम आपसे स्कूलों में टीचर के माध्यम से भी, डाइट में, जिले में, इस तरह के जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, अभिमुखीकरण प्रोग्राम है, वो भी करवाते रहते हैं। और डिस्टेंस मोड में भी, जैसे वर्चुअल लैब के माध्यम से आपके साथ हम जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं 1-2 घंटे के लिए, इसी तरह हम 16 तारीख भी जुड़ेंगे। तो मेरा शिक्षक साथियों से और प्रधानाचार्य बंधुओं से निवेदन होगा कि उस दिन आप कक्षा 8-9 के बच्चों को इसमें सम्मिलित करें, क्योंकि उन्हीं से संबंधित हम कुछ बातें इसमें बताएंगे, और कुछ जो टॉपिक हमारे इस साल के एनपीपी प्रोग्राम के होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी एक चीज होती है एनपीईपी की, कि जिसमें आप सभी बच्चे भी हैं जो कि इस समय अपने जो है किशोरावस्था में जो है इस समय आप चल रहे हैं। तो हमारा जो एडोलसेंस एज है, इसको हम स्टॉर्मी एज भी कहते हैं, तूफानी अवस्था भी कहते हैं, कि यदि हमको यहाँ पर गाइडेंस, सपोर्ट, नॉलेज और हमारी अवेयरनेस अगर पॉजिटिव रही, तो ये एनर्जी हमारी पॉजिटिव वे में अच्छे और सकारात्मक कार्यों में लगती है, रचनात्मक कार्यों में लगती है। और यहीं पर अगर ये हमारी किशोरावस्था की जो ऊर्जा है, अगर निगेटिव और जो है नकारात्मक रूप से चली गई, तो तब यहाँ पर जो है पूरा जो एक बच्चे का जो विकास है वो पूरा जो है क्या हो जाता है, अवनति की ओर चला जाता है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय जो है सुधा पैनुली मैम है, SCRT में हमारी फैकल्टी मेंबर हैं, तो वो आपसे इस पर बातचीत करेंगी और किस तरह से हमको इसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है और पहचानना है कि ये जो बदलाव हैं ये हमारे बायोलॉजिकल बदलाव हैं, इसमें आपका और हमारा कहीं कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस पर हम जो है नियंत्रण कैसे करें, किस रूप में करें, उस पर बातचीत करेंगे। 2 मिनट के पश्चात आपके साथ जो है इस पर बातचीत करने के लिए सुधा पैनुली मैम जो है आपके बीच में रहेंगे। सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन, सभी बच्चों को हेलो। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ, ओके, थैंक यू। इतने प्यारे बच्चे हमारे पूरे उत्तराखंड से वर्चुअली हम सबसे जुड़े हैं, और आज 14 अगस्त है, यानी इंडिपेंडेंस डे की ईव, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे SCRT परिवार की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी जॉब के 30 साल बच्चों के बीच में ही रही हूँ, और अभी रिसेंटली SCRT में ज्वाइन किया है, तो एक बार फिर से बच्चों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब भी हम कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, मैं देख रही हूँ बच्चों के पास कॉपी और पेन भी है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट भी करेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप भी मुझसे इंटरेक्ट करें, तभी इस हमारे सेशन की सफलता है। मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ अभी, जैसे रेस्पेक्टेड बिजवान सर ने आपको बताया कि रोल ऑफ यूथ, रोल ऑफ एडोलसेंट रादर, जिस उम्र के आप लोग हैं उनका राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका होती है। एडोलसेंस एज, किशोरावस्था की क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और उनको कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, इस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ,
अभी सर ने पहले भी अपनी बातचीत में बताया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो हमारे देश में, भारत देश में। और आप लोग जो कि कहा जाता है कि देश का, राष्ट्र का भविष्य है, इसकी बागडोर आपके हाथ में है, तो यू ऑल मस्ट फील प्राउड। आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप लोग उस कैटेगरी में आए हैं। अगर हम बात करते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था जिसमें आप लोग हैं, तो वो किस एज में आती है उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगी और जरूरत होगी जहां जहां पर, वहां पर 1 to 1 आपसे बातचीत भी करेंगे। तो जैसा बताया कि जो टॉपिक है वो चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस एंड इट्स सॉल्यूशन, चुनौतियां और समाधान। किशोरावस्था, आप लोग जिस एज ग्रुप में हैं, है ना, मैक्सिमम बच्चे जो इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं वो इन बिटवीन 10 to 17, इक्का दुक्का बच्चा 18 में भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें इस एज ग्रुप की, तो इसको मोटे तौर पे वी कैन डिवाइड इन 3 सेक्शंस। प्री एडोलसेंस, जो कि 10 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चे आते हैं, है ना, यूथ की ओर बढ़ रहे हैं हम, और ये एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, सामान्य सी प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को इससे गुजरना होता है। वी कांट कंट्रोल इट। हम लोग भी, आपके जितने टीचर्स हैं साथ में, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर है, जितने लोग आपके आपके परिवार के लोग हैं, वो सब इस अवस्था से गुजरे हैं। तो 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था है दैट इज नोन एज प्री एडोलसेंस। फिर 14 से 16 वर्ष जिसमें मैक्सिमम बच्चे आप लोग हैं वो मिड एडोलसेंस कहलाती है, और 17 से 19 वर्ष की जो उम्र है वो पोस्ट एडोलसेंस पीरियड है। अगर आप गौर करें तो ये जो 3 मोटे तौर पे हमने इसका डिवीजन किया, इसमें भी जो चेंजेस आते हैं उनमें अंतर है अगर बारीकी से देखा जाएगा तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देखेंगे कुछ वाले जो इसमें बदलाव हैं वो तो कॉमन है और हर कोई उनको नोटिस करता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज, शारीरिक बदलाव, और दोनों में मेल और फीमेल सब में ये अंतर आता है और सभी लोग इसको जानते हैं। ग्रेजुअल होता है, डेवलप होने लगते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, जो जब हम प्री एडोलसेंस है उस समय ये प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरह। लड़कियों में अलग तरीके के चेंजेस, लड़कों में अलग तरीके के चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस तो सामने दिखाई दे रहे हैं, बट इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंज, मानसिक तौर पे हमारा क्या बदलाव हमारे अंदर आते हैं, बच्चे के अंदर आते हैं, और इमोशनल चेंजेस, भावनात्मक, सोचने में आप किस तरीके से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप लोगों ने अपने याद करिए कि कभी कभी क्या इस तरीके का वाकये आए हैं कि आप अचानक से बहुत टेंस से फील कर रहे हैं, अपने जो हमारे शारीरिक बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से कभी कभी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको आपके किसी बड़ी दीदी ने या बहन ने या टीचर हैं या मदर फादर, लड़कों के साथ उनके चाचा हो सकते हैं, कोई बड़ा फ्रेंड हो सकता है, इवन फादर ये रोल करते हैं, अगर वो समझाया है, कभी इस पे बातचीत करिए खुल के, तब तो बच्चा बहुत जो है इजी फील करता है। ये मान के चलते हैं कि नहीं, ये तो एक जो है सामान्य और नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई इससे होके गुजरता है। लेकिन अगर कहीं पर ये इस तरीके का चेंज ना हो, हार्मोनल चेंज कभी बहुत अचानक से बहुत तेजी से होता है। कभी आपने देखा होगा कि बच्चा 8th में ही आया है उसके, और वो हल्का सा दाढ़ी मूंछ आने की शुरुआत हो गई, साथ वाले बच्चे कभी कभी मजाक भी बनाते हैं और वो बच्चा जो है स्ट्रेस फील करता है। तो ये अगर उस समय उस बच्चे की काउंसलिंग की जाए कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो वो बच्चा जो है फिर उसे सामान्य रूप में लेगा और अपना जो एक नेचुरल वे में अपनी लाइफ को लीड करता है। तो इस समय काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। यहीं पर हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। अगर मिसकंसेप्शन, किसी आपका फ्रेंड है सो कॉल्ड हम बोलेंगे, या कोई और बड़ा है, आपने उनसे बातचीत की और उन्होंने गलत तरीके से, अगर तो जो एल्डर्स है उनकी भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस समय सबसे जो महत्वपूर्ण है वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा आपका टेस्ट चेंज होने लगता है,
चाहे वो फिल्मों के प्रति हो, चाहे आपका वो गाने हैं, है ना, थोड़े और बड़े हो रहे हैं तो गानों का टेस्ट चेंज हो रहा है आपका, किताबें, है ना, आपके आइकन, आपके आइडल्स, वो किस तरीके से आप सोचने लगते हैं कि मैं इसको अपना रोल मॉडल मानूंगा। कोई बच्चा है तो उसने नीरज चोपड़ा को अपना रोल मॉडल माना होगा, है ना, या फिर आप क्या मनु भाकर को लेके जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, या आपका बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हो सकती है, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं और कलाकार भी हो सकते हैं, ये इस उम्र में आने लगते हैं। तो आपका जैसा टेस्ट है, जो हॉबीज है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चा अपना आइडल, तो ये इस उम्र की ये बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा एक और जो इस एज का फीचर माना जाता है, डियरिंग नेचर, चुनौतियों को स्वीकार करना। मैंने बताया ना, हम लोग भी, बड़े लोग सारे इस अवस्था से गुजरे हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो काम थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना, तो उसको करने में मजा आता है, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। हम आई कैन ऑल्सो डू समथिंग, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। छोटा बच्चा है, अभी साइकिल अलाउड नहीं है, लेकिन आप देखो बॉयज छुप छुप के और अपने फ्रेंड के साथ मिलके बड़े अच्छे से साइकिल चलानी आपने कब सीख ली, आपके मम्मी पापा को पता भी नहीं चला। किया है किसी ने? रेज योर हैंड। बॉयज में किसी ने किया है ये डेयर? या फिर स्कूटी चलाई, वो भैया, वो मामा, चाचा बहुत अच्छे लगते हैं जो बाइक पे थोड़ी सी देर चलाने के लिए आपको दे देते, है ना। ये बहुत कॉमन सी चीजें है इस उम्र की, तो ये इनको एबनॉर्मल नहीं मानना चाहिए कभी भी। कोई काम जिसको हर कोई नहीं कर सकता, चाहे वो एक हाइट से जंप लगाना हो, है ना, और कभी कभी जो काम नहीं करने चाहिए वो भी कर लेते हैं, सिर्फ अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन ये बहुत कॉमन सी है इस उम्र की, इस उम्र के कैरेक्टरिस्टिक जिसे कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ इंपॉर्टेंस, स्वयं का महत्व। बच्चा चाहता है इस उम्र में कि मुझे भी, अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, कोई प्रोग्राम की प्लानिंग की जा रही है, चाहे वो घर में है या कहीं आप स्कूल में है, तो वहां आपको भी शामिल किया जाए, आपकी भी राय मांगी जाए। है या नहीं ऐसा? बताइए। कोई भी बच्चा हैंड रेज कर सकता है कि आप घर में बोला, अगर ऐसा हो कि अरे बाइक खरीद रहे हैं, है ना, या टीवी खरीदना है या मोबाइल लेना है पापा, और आपको बिना बताए लिया है, तो आपने अच्छा मुझसे भी तो पूछे थे, मुझे भी मालूम है कौन से वाले ब्रांड, उसके क्या फीचर्स हैं, किस तरीके, किसमें फायदा है, किसका माइलेज कैसा है। तो बिकॉज यू थिंक कि मैं भी अब इस उम्र में आ गया हूँ, इंपॉर्टेंट, मेरा भी कुछ महत्व है, मुझे भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये अच्छी बात भी है। और जहां जिन परिवारों में इस बात को फॉलो किया जाता है, वहां पर बच्चा का एक जुड़ाव महसूस हो जाता है कि हाँ, अगर परिवार में कोई बड़ी चीज ले रहे हैं या कोई और डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें आपको भी शामिल किया जा रहा है, तो बच्चा जो है एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, प्राउड फील करता है। ऐसे ही विद्यालय में अगर कोई आपका कल 15 अगस्त का प्रोग्राम है या एनुअल डे हो रहा है, कुछ है, और सीनियर बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो अंदर से आता है कि बल न चले कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से करूं ताकि टीचर्स की गुड बुक में आए, हमारा प्रोग्राम अच्छे से हो, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होता है इसमें। ये आप सबने फील किया होगा, नेचुरल डे टू डे लाइफ में इस तरीके से होता है। इसी तरीके से एक और है सेल्फ केयरिंग, है ना, स्वयं के प्रति जागरूकता आती है। इस बात से कोई बच्चा इनकार नहीं कर सकता। इस उम्र में आने पे, आप छोटे रहते हैं ना बच्चे, 3, 4, 5, 6 साल का, जो मम्मी बाजार से मम्मी पापा जो कपड़ा जैसा ले आए वही पहन लिया, जो पहना दिया, जैसे मर्जी बाल बना दिए, मम्मी ने जैसी चोटी बनानी थी बना दी। अब जैसे जैसे ये सेल्फ अवेयरनेस, आप टीन एज में आ रहे हैं, उसके बाद फिर आप अपनी चॉइस, एकदम से नहीं आती पसंद मम्मी पापा की लाई हुई कि नहीं, मैं अपने लिए कपड़े अपना पहनूंगा, मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरी बात कोई माना जाए, मैं अच्छा लगूं। नॉट ओनली इन गर्ल्स, केवल गर्ल्स के लिए नहीं है ये बात लागू, इवन बॉयज, मेल्स भी चाहते हैं कि मैं अच्छा लगूं, और ये बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये पॉजिटिव बात है, इसको हमें नेगेटिव नहीं। लेकिन हाँ, कहां पर नेगेटिव हो जाता है, जब कोई भी चीज एक लिमिट से बाहर जाती है। कभी कभी लड़कियों को डांट पड़ती है ना, शीशे के सामने ज्यादा देर तक रह गए, है ना, तो अति तो किसी भी चीज की गलत है।
लेकिन इस एज में कि आप स्कूल आने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, किसी ने बोला आज ये अच्छा लग रहे हो तुम पे ये शर्ट, तुम पे ये कुर्ता या ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो आप उस बात को कहीं ना कहीं नोटिस करते हो और चाहते हो आप। तो ये एक पॉजिटिव ठीक है, स्वयं के प्रति एक केयरिंग आता है। मेरी बॉडी बिल्डअप बॉयज के में है ना, बॉयज में जैसे जैसे आप पोस्ट एडोलसेंस में आते हैं तो भैया मेरी बॉडी रील डॉल और कितने पैक और क्या है और किसको रोल मॉडल मानते हैं, कौन से हीरो को, और किस तरीके से बॉडी बिल्डअप किस तरीके से है। आप जिम जाना शुरू कर देते हो, आप एक्सरसाइजेस करने में इंटरेस्ट आने लगता है, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। तो ये इस आप चेक करिए खुद, जितनी बातें हम कर रहे हैं, इफ आप इनसे गुजरे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो या नहीं, अगर ये सब हैं तो इट मीन्स आप एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत जो है आप आगे बढ़ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस भी आ रहे हैं, और आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। द ओनली थिंग इज कि वो सही डायरेक्शन में चले बेटा, है ना। जैसे अभी बात हो रही थी कि जो बच्चे इस उम्र के बच्चे हैं वो हम कह सकते हैं पावर बैंक, एनर्जी का आप लोग पावर हाउस हो। अब वो पावर रिलीज होनी है, चॉइस इज योर्स एंड इवन आवर्स, बड़ों की भी। ये हमें डिसाइड करना है कि बच्चों की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलीज हो या नेगेटिव में। रिलीज तो होनी है, रिलीज तो होनी है। इससे पहले के सेशन में डॉक्टर ओझा बता रही थी ना किस तरीके से हम पॉजिटिवली जो है बच्चों को एंगेज रखें क्रिएटिव चीजों में। आपकी हॉबीज हैं, जितनी देर शाम के टाइम पे अगर हम गुजरते हो और बच्चे मैदान में वॉलीबॉल या कबड्डी या कुछ गेम खेलता हुआ दिखते हो, बड़ा अच्छा लगता है। जब आप किसी एक्टिविटी में, इस तरीके की एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप बगीचे में हैं, अपने खेत में कई बच्चों ने रोपड़ी भी करी होगी अभी, है ना, नोटिस करिए, या फिर आप कुछ म्यूजिक के उसमें हैं, गा बजा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपने नोटिस किया उतनी देर हमारे, आप ही नहीं बड़े भी अगर ये सब कर रहे हैं तो उतनी देर हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती, नकारात्मकता दूर रहती है, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, फ्री हैं हम। और उस समय जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को और निखारते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक और है, इस उम्र में बच्चे कल्पनाशीलता की दुनिया में जीते हैं, फैंटेसी, इमेजिनेशन बड़ी हावी रहती है, आगे फ्यूचर में ऐसा करेंगे, ये होगा, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस। तो आई होप कि सब बच्चों ने ये जो सुन रहे हैं यहाँ पर, इनमें से अधिकतर बातें आपने खुद भी महसूस की होंगी। आप इन बातों को नोट करिए चैट बॉक्स के माध्यम से, और लास्ट में जो हम इंटरेक्शन राउंड, बीच में भी अगर कहीं आपकी कोई क्वेरी किसी उसमें है तो यू कैन रेज हैंड और अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इससे जुड़ा हुआ कि यस आपने ऐसा फील किया है या नहीं। तो ये तो थी कि किशोरावस्था ये कौन सा जो है एज ग्रुप है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। शिक्षा की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए, क्या केवल इसलिए कि बड़े होके और एक बड़े अच्छे पैकेज में हमको नौकरी मिल जाए? नो डाउट इट कैन बी वन पार्ट, ये एक पार्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम बोलें कि शिक्षा का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, जो टीचर हैं आज की डेट में, देखिए आप, इंफॉर्मेशन देना नहीं है टीचर का रोल। इंफॉर्मेशन तो गूगल के थ्रू या बाकी सर्च इंजन है उसके थ्रू सबके हैंडसेट पे है। तो देन व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, नई शिक्षा नीति की बात भी कर रहे हैं, उसमें यही दिया है कि बच्चा, और उसके पीछे क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन तो मिले, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यू एजुकेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजों का समावेश हो, ताकि बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक, एक बेहतर इंसान के रूप में बड़ा हो, जिसकी आज की डेट में देश को बहुत आवश्यकता है। तो अब हम बात करेंगे कि एडोलसेंट्स जो आप लोग हैं इनका क्या रोल हो सकता है ना। कई चुनौतियां आती हैं, इस प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो स्कूल का हो,
परिवार का हो, आगे क्या बनना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस जॉब में जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इनके साथ साथ किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो ताकि वो एक बेहतर जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो इसके लिए कई सारी जो है आपके अंदर पढ़ाई के साथ साथ एक तरफ तो आपकी क्लासरूम टीचिंग है, जिसके लिए फिर आपको पढ़ाया जाता है, तो आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट होगा तो रिजल्ट आएगा, मार्क्स आएगा, जिसके बेसिस पे आपका एकेडमिक इवेल्युएशन किया जाएगा। तो ये तो एक क्लास की और स्कूल की पढ़ाई। एक दूसरी तरफ इसका जो सेकंड पार्ट है वो डे टू डे लाइफ में, जीवन के इम्तिहान में आप कितने खरे उतरते हैं, जहां पर एक एक कदम पे हमारा इम्तिहान है, हम कैसे परफॉर्म करते हैं किसी सिचुएशन में। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजों का, पर्सनैलिटी का जब हम डेवलपमेंट बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि एक अच्छा बच्चा है, जिसका आप क्या चाहते हैं, हर बच्चा चाहता है ना कि आपकी क्लासमेट जो हैं उनके मम्मी पापा क्या बोलें, उसके साथ बैठना, या ऐसा कि नहीं नहीं उसके साथ मत बैठना, है ना, हर बच्चा ये चाहता है। तो फिर उसके लिए क्या है, ह्यूमन वैल्यूज होनी हमारे पास बहुत जरूरी है। ये पढ़ाई लिखाई वन पार्ट है, साथ में आप एक अच्छे इंसान हो, उसके लिए ह्यूमन वैल्यूज अगर नहीं है तो सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर। तो केवल बड़ों में केवल परिवार के सदस्य नहीं है बेटा, इसमें आसपास जितने भी हैं वो इसमें काउंट होते हैं, कहीं पर भी मिले उनके प्रति जो है केयरिंग भावना। बुजुर्ग व्यक्ति बड़े दिखाई देते हैं तो किस तरीके से उनका आदर करना है, सम्मान करना है, अगर कोई मदद की जरूरत है तो किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज है एम्पैथी, समान अनुभूति। आप लोगों ने कॉमनली एक वर्ड सुना होगा सिंपैथी, है ना, सहानुभूति जिसे कहते हैं। किसी को कष्ट में देख के अगर हमारे अंदर दया या करुणा का भाव आता है तो उसको हम सिंपैथी कहते हैं। और एक वर्ड है एम्पैथी, समान अनुभूति, यानी हमारे सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है वही चीज हम भी महसूस करें। और ये अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसने इसको जोड़ लिया तो हम ये मानिए आपकी आधी जिंदगी सफल है। एम्पैथी का भाव होना कि जैसा सामने वाला महसूस कर रहा है उसको मैं भी महसूस करके देखूं। ऐसी स्थिति में अगर किसी को हमने वाणी से कष्ट पहुंचाया, कुछ अपशब्द बोल दिए, जोर से बोल दिया या किसी और चीज से, और उसको बुरा लग रहा है, तो सिर्फ मन में ये ख्याल आना कि हैड आई बीन इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन, वो मेरा फ्रेंड है या मेरा छोटा भाई बहन है, दोस्त है, उसकी जगह मैं होता तो मुझे कैसा लगता, आपको सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन वैल्यू है रेस्पेक्ट फॉर ऑपोजिट जेंडर, ये दोनों पे लागू होती है। उसका सम्मान करना, आपके कोलीग्स, क्लासमेट, स्कूलमेट, जूनियर, सीनियर जो है ना, मैक्सिमम बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते तो समाज में तो हैं हम, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, ये बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी भी है आज के युवा की। भाई बहन के रूप में, दोस्त के रूप में हंसी मजाक करना, चिढ़ाना, ये सब चीजें चलता है, लेकिन किसी की भावनाओं को हर्ट करना, कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, भाषा से किसी को इंसल्ट करना, ये सब चीजें कहीं आप ये सोचिए कि अगर मैं ऑपोजिट जेंडर का कोई है उसके लिए इस तरीके से सोच भी रहे हम या कुछ गलत वो कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे मेरे अपने भाई बहन हो तो मुझे कैसा लगेगा। तो ये कुछ ह्यूमन वैल्यूज हैं, इनका कुछ कुछ पार्ट भी अगर हमने अपने अंदर इस एक गुण के रूप में अपना लिया तो एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा पर्सन बनने की दिशा में हम अग्रसर है, ये इस बात की गारंटी है। ये देखिए कई ये मानवीय मूल्य जो बोला गया है अभी, ह्यूमन वैल्यूज, ये तो कुछ भी हमने चर्चा करी, इतनी सारी हैं और डे टू डे लाइफ में यू कम अक्रॉस विद देम। स्कूल में रहते हैं, घर में रहते हैं, कहाँ लीडरशिप की क्वालिटी है, कहाँ पर लव है, अफेक्शन है ना, सीनियर के नाते आप किस तरीके का काम वो करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट है, पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति की भावना है, जागरूकता की भावना है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी का भाव कि हम सीनियर हैं तो सीनियर की तरह रोल प्ले कर, जूनियर है तो जूनियर के नाते हमारी ड्यूटी क्या बनती है, बड़ों का सम्मान,
उनकी बात माननी और स्कूल को आगे बढ़ाने में हम टीम वर्क है एक तरीके से, किस तरीके से हम मिलकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ ही एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में है प्रकृति का संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आज के समय की बहुत बड़ी मांग है, कई बार बातें होती रहती है इसमें। तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं, मैं व्हाट रोल आई एम प्लेइंग, मैं इस दिशा में एज एन इंडिविजुअल मैं क्या रोल प्ले करूं। मैंने शुरू में आपसे बताया था कि बहुत कई साल मैं विद्यालय में रही हूं, एकलव्य विद्यालय कालची। वहां पर बच्चे, आप लोग भी करते हैं, सभी स्कूलों में कार्यक्रम चलते हैं, तो किस तरीके से बच्चे पौधे लगा रहे हैं। वो तो रेजिडेंशियल स्कूल था और उसको नर्चर कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बच्चा और पौधा साथ साथ बढ़ रहे। तो एक अटैचमेंट है ना। और मदर नेचर, जो ये धरती माँ है, प्रकृति माँ है, उसके प्रति हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितना हम विकास के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, है ना, नई नई फैसिलिटी, सड़कें बननी है, ज्यादा जमीन चाहिए, जंगल काटे जा रहे हैं, वो भी जरूरी है एक तरफ। लेकिन फिर हम इंसान होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो कम से कम एक पौधा लगा के, और सिर्फ पौधा लगाए नहीं, उसकी देखभाल करके उसको बड़ा भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा हमारे उत्तराखंड में हरेला का पर्व है, हर साल बरसात के मौसम में, तो वो मनाया जाता है। अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक पौधा माँ के नाम पे चल रहा है ना, कैंपेन चल रहा है। तो कैंपेन बहुत अच्छा है, उसको इमोशनल टच दे दिया कि माँ के नाम पे लगाए, तो डेफिनेटली उसकी हम केयर करेंगे। हमारे राज्य में मैती आंदोलन चलता है, जिसमें बेटी की शादी के टाइम पे पौधा लगाया, वो भी इमोशनल अटैचमेंट है। क्योंकि होता क्या है, हर साल बहुत सारे पौधे लगते हैं, लाखों की संख्या में, लेकिन उनका क्योंकि अगले दिन के बाद से कोई केयर नहीं करता कि पौधा गया कहाँ, जानवर कोई उसको खा गया या सूख गया, पानी नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका संरक्षण। मैंने कहा था चैरिटी बिगिंस एट होम, हमने भी लगाया एक पौधा, और किस तरीके से पौधा 3-4 साल में बड़ा होता है। तो अपने पौधे को बढ़ता देखे, और पहाड़ के बच्चे हैं, वो तो साफ दिखा है, जब अपने हाथ से हम कोई पौधा रोपते हैं और जब उसकी फ्रूटिंग होती है, उसमें बालियां आती है, दाने लगते हैं, तो वो जो खुशी होती है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चे तो इस दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक और इम्पोर्टेंट, बोलने में तो बहुत कॉमन सा लगता है, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। वर्कशॉप्स होती हैं, पोस्टर कंपटीशन होते हैं, बार बार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, टीवी चैनल से भी जागरूक किया जाता है टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ईमानदारी से सोचिए बच्चे, खासकर टीनेजर बच्चे, नॉट ओनली बॉयज बट गर्ल्स ऑल्सो, हम कितना पालन करते हैं। ईमानदारी से सोचिए, कितने बच्चे हैं जो हेलमेट जो है पुलिस वाले के डर से लगाते हैं। ईमानदारी से ये बात गांठ बांध लीजिए कि हेलमेट जो है पुलिस वाले के डर से नहीं लगाना है, अपनी सेफ्टी के लिए लगाना है ना। अब तो मोबाइल, एक तरफ हमने बात की थी ना, ये एज क्या है, बहुत डेयरिंग है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं मोबाइल चलाते हुए एक हाथ से ड्राइव कर सकता हूँ, मैं तेज स्पीड में चला सकता हूँ। ये बिल्कुल गलत। अपने लिए पहले अपनी सेफ्टी और उसके बाद बाकी की सेफ्टी। क्योंकि आप जब रैश ड्राइविंग करते हैं, जब आप जो है उनको डिसओबे करते हैं, तो केवल आप अपनी ही जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, बाकी लोगों को। अभी मैडम पिछले सेशन में बात कर रही थी ना, जो टीनेजर बच्चा पूना में इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ, ना उसकी ड्रिंक की एज थी, ना उसकी ड्राइविंग की एज थी। तो अब वो तो एक्सीडेंट में गया, उसका परिवार का क्या, और उसकी वजह से बाकी को जिसका कोई दोष नहीं था, उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सब चीजें कभी बहुत सिंसियरली बेटा सोचने की जरूरत है कि जो ये नियम बने हैं रोड सेफ्टी के, उनको हमें अपने व्यवहार में लाना है, केवल डर नहीं। और डेयरिंग जो चीज है वो यहाँ नहीं चलेगी, तो इससे हमने कई लोगों का जीवन खतरे में डाल सकते हैं। तो अगर हम ये माने कि हम ट्रैफिक रूल्स का फॉलो अपने आप, चाहे कोई हमें देख रहा है या नहीं, केवल फाइन के डर से नहीं, तो हम एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर है। ये कुछ पोस्टर्स हैं आपके साथ के बच्चों ने जो नेशनल लेवल पे प्राइज विनिंग है,
इनके माध्यम से मैसेज दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसकी सुरक्षा में हमारा क्या योगदान है। वो हमारा स्कूल भी है, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। आपने देखा होगा, जाते हैं कोई उसमें नाम लिख रहा है, कोई वहां पौधे ही तोड़ रहा है, कुछ अच्छी चीज लगी वहां पर, है ना, उस मतलब एक नेचर सा बन जाता है, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ का। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, और इसको अपनी लाइफ का, अपने व्यक्तित्व का एक पार्ट बना ले कि नहीं। अगर रास्ते में चलते हुए आपको एक जा रहे हैं और नल खुला हुआ मिला हुआ है, पब्लिक टैप लगा हुआ है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि उसको टाइट बंद कर दें या एक ईंटा रख के उसको कर दें। आपको खुद अपने आप को आप करिए, ये महसूस करने वाली बात है कि आप जिस दिन ऐसा काम करेंगे आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, बाकी के लिए एग्जाम्पल बनेगा, जो इसको देखेगा वो आपकी तारीफ करेगा। और ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व का जो बहुत इंटीग्रल पार्ट है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि अगर हमारे अंदर ये भावना है कि जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो उसकी देखभाल करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर इसका समावेश हमने कर लिया तो इट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अ गुड ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा एटिकेट, मैनर्स, सामान्य तौर पे बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। कुछ मैनर्स घर पे सिखाए जाते हैं, उठना, बैठना, चलना, बोलना, विश करना, नमस्ते करना। ये क्यों बताया जाता है? इसीलिए कि वो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपका परिचय देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप के विद्यालय में आके किस तरीके से, है ना, तो ये इनका जब हम इनको फॉलो करते हैं, वो एम्पैथी वाली हम जब बात कर रहे थे, कहीं पर सिंपैथी भी दिखाएंगे, कहीं पर एम्पैथी की भी बात आएगी, ग्रेटफुलनेस है, थैंकफुलनेस है, ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या हो गया, टीचर्स आपको अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस जरूर आना चाहिए, और कहीं इस तरीके से नहीं कि इट इज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। जहां बच्चे के मन में आए तो कभी वो बहुत अच्छा शिष्य, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, चाहे एकेडमिक में आप कितने ही मार्क्स लाएं। एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में एकेडमिक्स प्ले वन पार्ट, और साथ में जो ये मानवीय मूल्य हैं, ये व्यक्तित्व के निर्माण में, ये आपको समाज में आपके वर्क प्लेस में स्टैब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आप देखेंगे ये कुछ बहुत कॉमन सी चीज है, कोई नई नहीं है, लेकिन ये 3 वर्ड पे ध्यान दीजिए, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी। बहुत कॉमन सी हैं, बोलते भी हैं, है ना। ये जादू का काम करते, और कोई काम किसी आप छोटे भाई बहन से कर लो, कई बार एक कॉमन सामने देखा है ना। आप मैं बार बार बात कर रही हूँ कि ये बातें इतनी कॉन्फिडेंटली हम लोग बात कर रहे हैं, बताते हम सब इस उम्र से गुजरे हैं, हमें भी मालूम है, थोड़ा सा समय बदल गया है। छोटे भाई बहन से, जूनियर से काम कराना है, प्लीज लगा दो जरा अपने सेंटेंस, एक जरा ये लेके आना कुर्सी इधर, एक सेंटेंस ये है, और साथ में प्लीज जरा कुर्सी इधर ले आना। कैसे नहीं करेगा सामने वाला काम? मैंने बोला ना, ये मैजिक जादू का सा काम करते हैं। सॉरी बोल दिया, कैसे सभी लग गया, सामने वाले का गुस्सा बहुत कई जो है परसेंट कम हो जाएगा। थैंक यू, बस एक इतनी गुजारिश है आपसे, इनका इस्तेमाल घर पे भी करिए। माँ को कब बोला था पिछली बार थैंक यू? ईमानदारी से सोचिए, है ना। माँ भी तो आपके लिए दिन भर करती है, आप यहाँ पर है, वो खाना बना रही होगी आपकी पसंद का, तो माँ ने अगर आपको एक गिलास पानी ला के दिया कुछ, और माँ को थैंक यू बोल दिया, तो आपका क्या चलेगा? माँ के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, उनकी आधी थकान दूर हो जाती है ना। मजदूर काम कर रहे हैं, वो बस में कंडक्टर है, वो ड्राइवर है, आपके स्कूल में ग्राउंड स्टाफ है, उनको थैंक यू बोल दिया, प्लीज बोल दिया, है ना। वो जादू की झप्पी याद है मुन्ना भाई वाली? तो क्या वो, ये सब डे टू डे लाइफ की बातें हैं बेटा, इनको आप अप्लाई करिए और फिर देखिए कितना इजी गोइंग बन जाता है, और काम भी हो गया, सामने वाले को भी अच्छा लगा, और क्या खर्च हुआ इसमें? कुछ भी नहीं, नथिंग। और लास्ट है हमारा आज की डेट में एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में, कि सोशल मीडिया, शायद ही कोई बच्चा, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, प्यारे प्यारे बच्चे, एवरीबडी यूजेस सम और द अदर
सोशल प्लेटफॉर्म, है ना, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, और भी कई कई सारी चीजें आ रही है, व्हाट्सएप इन सबका है, लेकिन इसका सेंसिबल यूज। अभी पिछले सेशन में रेस्पेक्टेड बिजवान सर बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी पे, इस पे आगे स्पेशल अलग से वर्कशॉप भी होगी। तो वो कितनी जरूरी, जब सुविधाएं या एडवांसमेंट होता है उसके साथ साथ उसकी नेगेटिव जो बातें वो भी साथ साथ चलती हैं। तो क्या हम ये माने कि इसका इस्तेमाल ही नहीं करना, यही इसका इलाज है? नो, अगर हमें आगे बढ़ना है, एडवांसमेंट की तरफ जाना है, तो इनसे बिना तो वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ, है या नहीं? रेज योर हैंड अगर आप बोले कि बिना जो है स्मार्टफोन के चल जाएगी आपकी क्लासेस। कोविड के टाइम पे तो सबके लिए कंपलसरी बनाया गया हमारी तरफ से ये सारी चीजें। तो इसलिए तो जरूरत किस बात की है, बिल्कुल इनका इस्तेमाल करिए पॉजिटिव सेंस में। एंटरटेनमेंट भी है, आपने अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है, इंफॉर्मेशन भी गेन करनी है, बट उसको किस तरीके से, जो हम सेंसिबल यूज की बात कर रहे हैं कि बिफोर फॉरवर्डिंग सम मैसेज 2 बार सोचिए। किसी को लाइक, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ओपन है हम, कौन बच्चा या कौन व्यक्ति किस तरह की पोस्ट को लाइक करता है, किस तरह के उस पर कमेंट करता है, कौन सी पोस्ट को शेयर करता है। एक तो हम उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज लगाते हैं, उसका नेचर कैसा, उसके अंदर कितनी ग्रेविटी है। अनदर थिंग, कई बार क्या होता है, नेगेटिव मैसेज हमने बहुत ज्यादा कंफर्म किया, नहीं फेक था, और जो है र्यूमर, अफवाह फैल जाती है, दंगे भड़क जाते हैं। आपने सुना होगा जब बहुत टेंस स्थिति आती है तो फिर वो जैम कर दिया जाता है, इंटरनेट सर्विस की बंद कर दी गई है जी बंगाल में, बांग्लादेश में, आप न्यूज वगैरह सुन रहे होंगे। क्यों? ये सोशल मीडिया के थ्रू लोग बिना सोचे समझे लोगों को इंस्टिगेट करना, भड़काना, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो आप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यूथ बनने जा रहे हो, है ना, किशोरावस्था को क्रॉस करके, और राष्ट्र का भविष्य है आप लोग, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये कुछ जो चीजें हम कर रहे थे, तो इन सबको अपना के हम लोग जो है एक बेहतर नागरिक बने। इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी बेटा, बड़ी बड़ी बातें हम बोले कि ऐसा बनना चाहिए कुछ है, ये छोटी छोटी चीजें, इफ वी अडॉप्ट दीज थिंग एज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, ए वे ऑफ लाइफ अगर हमारा बन जाए, तो सोने में सुहागा हो जाएगा, और आप एकेडमिकली एक तरफ चमकेंगे, और एज ए पर्सन भी आपको एस्टेब्लिश होने में बहुत मदद मिलेगी। किसी भी बच्चे की या बड़े की कोई क्वेरी है आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक्स टू SCERT फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। अगर कोई क्वेरीज हैं, इनवाइटेड हैं प्लीज। GIC मूलदार। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। यस, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। ओके। मैम मेरा नाम श्रेया है। आज का जो भी ओके, प्रोग्राम हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहले ये बताया कि नशा हमारे लिए क्यों हानिकारक है, कैसे हानिकारक है, सब कुछ बताया, जो कि सच में हमारे लिए बहुत यूजफुल था, क्योंकि हमारे मतलब आसपास में बहुत लोग होते हैं जो करते हैं, जिसलिए हमें लगा कि बहुत यूजफुल था। फिर एडोलेसेंस के बारे में बताया, क्योंकि हम अभी उसी एज में है, तो वो चीज हमारे लिए बहुत यूजफुल थी, और हमें आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, शाबाश बेटा श्रेया। यही कोशिश हमारी रहती है कि बच्चों से, और इसकी सफलता इसी बात पे है कि संवाद जो है दो तरफा हो। थैंक यू। एनीबडी एल्स? थैंक यू मैम। तो अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा ही टाइम शेष है हमारे पास। ओके, थैंक यू। और आगे फिर इसी तरीके से आपके साथ अन्य विशेषज्ञ जुड़ेंगे, आगे भी इसके क्रम में कई प्रोग्राम चलेंगे। थोड़ा आप लोग इससे जुड़े रहेंगे। अभी एक 5 मिनट का एक शॉर्ट सेशन और है, जिसमें हमारे अधिकारीगण आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू ऑन माय बिहाफ। थैंक्स सुधा मैम, आपने बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे बच्चों को दी। निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे इसको सुन रहे थे उन्होंने इसको नोट भी किया होगा। प्लीज, हम देख रहे हैं यहाँ से लगभग सभी क्लासेज में हमारी नज़र भी है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें होंगी उनको नोट भी करते रहिएगा, और अपनी जो पर्सनल डायरी होती है उसमें उन चीज़ों को जो है अंडरलाइन करते हुए जरूर अपने पास रखिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। हमारे बीच में हमारी संयुक्त निदेशक महोदय आदरणीय आसारानी पैनुली जी हैं। मैं आपका इस वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से और आपके सभी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा देर चूंकि आपका छुट्टी का समय हो गया, हमें भी मालूम है,
मैं अधिक समय न लेते हुए आदरणीय स्वयं निदेशक महोदय, मैं उनसे अपील करूंगा कि कृपया वो बच्चों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। मैम, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में हमारे शैक्षिक परिवार के हमारे सदस्य, प्रधानाचार्य, अध्यापक और साथ में हमारे प्यारे बच्चे जो हमारे इस कार्यक्रम के मूल केंद्र हैं और जिनके लिए ही ये कार्यक्रम बना है, इस पर बच्चों हमने आपसे पहले भी बात की होगी और हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने, प्रवक्ता ने नशा, जनसंख्या शिक्षा की गतिविधियां, किशोरावस्था, सड़क सुरक्षा, बोलचाल, सामाजिक व्यवहार पे आपसे बात हो गई। इस पर आपको से हम यही चाहते हैं कि आप घर जाके जरूर इसमें, चाहे आप गूगल खोलें, चाहे आपके पास किताब हो उससे पढ़ें, जरूर पढ़ें। इसके दो कारण हैं। एक तो जनसंख्या शिक्षा पर आपके पास कक्षा 11 और 12, 9, 10, 11, 12 में निबंध भी आता है हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये आपके उसको सशक्त करेगा जब आप हिंदी या अंग्रेजी का अपना भाषा का जो भी विषय पेपर है वो दे रहे होंगे। बच्चों, खाली यहाँ से बोलकर हमारा काम सार्थक नहीं होता है जब तक ये आप लोग इसको हमारे से सर्वांगीण अपने विकास के लिए आत्मसात ना करें। इसके बाद 16 तारीख को भी हम आपसे पुनः मिलने वाले हैं, जिस पर हम एक्सपर्टीज को भी बुलाएंगे, रक्तदान पे, आपदा प्रबंधन पर और जेंडर, महिला, बाल विवाह। एक बच्ची ने अभी हमारी पैनुली मैडम से पूछा, उसने वास्तव में, वो लड़की बहुत आगे जाएगी, उसने बहुत गहरी चीज कही कि हम उस उम्र से गुजर रहे हैं। वास्तव में बच्चों, 9 से 12 तक जो बच्चे बढ़ते बच्चे हैं, आप बढ़ते बच्चे हैं, आपके अंदर बहुत चेंज आते हैं। उन चेंज को ना पेरेंट्स समझ पाते हैं, ना हम बड़े लोग समझ पाते हैं। हमको आपको समझने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। तो सब्र और सहनशीलता, एक कोटेशन है, सब्र और सहनशीलता ऐसे गहने हैं, अगर आप इनको धारण कर लेंगे इस उम्र में तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा यहीं पर कहना है कि परसों जब हम मिलेंगे तो हम आपसे पहले ये जो है इस पे होमवर्क आप लोग करेंगे और होमवर्क करने पर परसों हम पुनः इसकी पुनरावृत्ति 5 मिनट जरूर करेंगे कि आपको परसों आपने क्या क्या सीखा हमसे। यहाँ पर मैं समस्त विद्यालयों को अपनी SCRT की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से कल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और बच्चों, अब प्रधानाचार्यों से मैं कहना है मेरा, आप तिरंगा यात्रा जरूर निकालें, घर घर में तिरंगा जरूर लहराएं और एक पेड़ किसके नाम, कौन बच्चा बताएगा? एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। बच्चों, मैंने भी लीची का पेड़ लगाया अपनी मम्मी के नाम से, तो आप लोग भी पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाना है, तिरंगा यात्रा निकालनी है। और तिरंगा के साथ आप लोगों को याद होगा, मुझे तो बचपन याद आ जाता है, वीर तुम बड़े चलो, ये जरूर गाना, सारे जहां से अच्छा जरूर गाना, हिंद देश के निवासी जरूर गाना। और इनको आत्मसात करना। आगे तक हम जिस उम्र में पहुंचे हैं, इन गानों से एक ऊर्जा शरीर में होती है, हम गतिमान हो जाते हैं और एक मातृभूमि के प्रति जो हमारी आसक्ति है, प्रेम है, पैट्रियटिज्म है, वो नजर आता है। तो ये पुराने गीत आप जरूर गुनगुनाया करिए इस टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को 3 शब्द आपको दे रही हूँ जो आपको याद करने हैं। 3H, मैं हमेशा बच्चों को भी कहती हूँ, अपने साथियों को भी कहते हैं, 3H, बी पॉजिटिव। 3H, 1H, आई एम हीलिंग। आई एम मतलब मुझे कोई भी परेशानी है उससे मैं निकल रहा हूँ, आई एम हीलिंग। दूसरा, आई एम हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ। और तीसरा शब्द जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट गुनगुनाना है तब, आई एम हैप्पी। तो कोई बच्ची बताएगी कि 3 शब्द आप सुबह जरूर बोलेंगे। और अपने प्रधानाचार्य साहिबान से कहूंगी, अपने अध्यापकों से भी कहूंगी, ये पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं हमारे अंदर, इनको जरूर आपको गुनगुनाना चाहिए, बोलना चाहिए। आई एम हीलिंग, H फॉर हीलिंग, आई एम हेल्दी, H फॉर हेल्दी, आई एम हैप्पी, H फॉर हैप्पी। इसके साथ सभी मेरे साथ एक साथ नारा लगाएंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी बच्चे एक साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।
खुश रहिए और कल बहुत ही ज्यादा उल्लास के साथ 15 अगस्त अपना आजादी का दिवस मनाएं। धन्यवाद, आभार। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए और सभी बच्चों का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।